सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सदैव आपको प्रसन्न रखें, मनोवांछित सफलता प्रदान करें आपको। अगली गुरु पूर्णिमा से पहले आप सब सेलेक्ट हों और गुरु पूर्णिमा आप अपने विद्यार्थियों के साथ अपने अपने कॉलेज में या विद्यालयों में मनाएं, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज की ये जो प्रश्नोत्तरी है ये संपूर्ण व्याकरण पर है। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना है। गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सबको सदैव प्रसन्न रखे। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले और अगली गुरु पूर्णिमा आप अपने विद्यालयों में, कॉलेज में अपने विद्यार्थियों के साथ मनाएं। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सफलता मिले। तो किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक ध्वनि किसे कहते हैं? देखिए, जिसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो। गांव में अनुनासिक ध्वनि किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों से हो, एवं नासिका दोनों से हो, वो कौन सी ध्वनि होगी? अनुनासिक ध्वनि होगी। इसमें ये कौन सी है? ये नासिक की ध्वनि है। ये कौन सी है? इसमें नासिक की ध्वनि। नासिक की ध्वनि किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण नासिका से हो, जिसका उच्चारण नासिका से हो, तो उसे कौन सी ध्वनि कहेंगे हम? नासिक की ध्वनि कहेंगे। अगर यहां बात करें हम तो ये निर्नुनासिक, या फिर इसको हम अनुनासिक भी कह सकते। अनुनासिक कौन सी ध्वनि होगी? जिसका उच्चारण केवल मुख से हो, केवल मुख से हो, तो उसे कौन सी ध्वनि कहेंगे? निर्नुनासिक या अनुनासिक कहेंगे। और यहाँ कौन सी ध्वनि है? ये तो विसर्ग है। यहाँ कौन सी ध्वनि है? विसर्ग। तो सही उत्तर आपका यह हो जाएगा इसमें, गांव। अनुनासिक ध्वनि किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो। नासिक की ध्वनि जिसका उच्चारण नासिका से हो, और निर्नुनासिक या अनुनासिक जिसका उच्चारण केवल मुख से हो, तो वो कौन सी होगी? निर्नुनासिक या अनुनासिक होगी। तो सही उत्तर यहाँ क्या होगा? कै होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अक्षर के कितने भेद माने गए हैं? 2, 3, 4, 5। अक्षर के कितने भेद माने गए हैं? बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सबको सदैव प्रसन्न रखें, आप सबको मनोवांछित सफलता मिले। अक्षर के कितने भेद माने गए हैं? अक्षर के 2 भेद माने गए हैं। एक तो बद्धाक्षर और एक मुक्ताक्षर। दोनों में अंतर क्या है? जिसका अंत व्यंजन से हो, जिसका अंत व्यंजन से हो, उसे हम क्या कहेंगे? बद्धाक्षर कहेंगे। मुक्ताक्षर किसे कहेंगे? जिसका अंत स्वर से हो, जिसका अंत स्वर से हो। तो अक्षर के कितने भेद माने गए हैं? 2 माने गए हैं। एक तो बद्धाक्षर और एक कौन सा? मुक्ताक्षर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, किस विकल्प में संपृक्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है? संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं? वह ध्वनि, संपृक्त ध्वनि किसे कहेंगे? वह ध्वनि जिसका संयोग 2 व्यंजनों से होता है, 2 व्यंजनों से होता है। जिसका संयोग 2 व्यंजनों से होता है उसे कौन सी ध्वनि कहेंगे? संपृक्त ध्वनि कहेंगे। तो यहाँ किस में हुआ है? बिल्कुल सी में, संबल
मैं का संयोग से के साथ और वे के साथ दोनों के साथ है, तो यही आपका उत्तर होगा। क्यों है यहाँ पर मैं का संयोग, मैं का संयोग से एवं वे से हुआ, इसलिए ये कौन सी ध्वनि होगी? संपृक्त ध्वनि होगी। देखिए ये द्वित्व है, यहाँ कौन सी है? द्वित्व या युग्म है। शेष में कौन सी है? शेष में द्वित्व या युग्मक ध्वनि भी कह सकते हैं इसको, युग्मक ध्वनि है। द्वित्व या युग्मक कहेंगे जहां किसी व्यंजन की आवृत्ति हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहेंगे। और यहाँ मैं का संयोग स और बै से होने के कारण संबल में कौन सी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि है। बिल्कुल सही है। किस विकल्प में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द है? अतएव, दुष्ट, पुष्टि, प्रतिष्ठान। किस विकल्प में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द है, यह आपको बताना है। किस विकल्प में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द है? अतएव, दुष्ट, पुष्टि, प्रतिष्ठान। सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4। किस विकल्प में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द है? यहां अगर हम देखें, देखिए प्रश्नोत्तरी तो बहाना था, आज गुरु पूर्णिमा है तो आप लोगों के बीच में लाइव आना था। सुबह से मैं कोई क्लास नहीं ले पाया, आज इसलिए नहीं ले पाया कि सुबह के विद्यार्थियों ने भी प्रोग्राम रख दिया था और शाम वाले विद्यार्थियों ने भी, तो दिन भर हम व्यस्त रहे, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। यहाँ यही उत्तर हो जाएगा, अतः धन एव। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अतः धन एव। देखिए यहाँ एक नियम है, यदि विसर्ग से पूर्व पहले, यदि विसर्ग से पूर्व अ हो तथा उसके बाद अया को छोड़कर अन्य स्वर आए, अया को छोड़कर अन्य स्वर आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब यहां देखिए विसर्ग से पहले तय के अंदर क्या है? अ है। इधर अ को छोड़कर कौन सा स्वर आ गया? ए। तो फिर विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। यहां अगर हम देखें तो व्यंजन संधि है, दुस धातु तय प्रत्यय, यहाँ पुष धातु और ती व्यंजन संधि है यहाँ पर भी, और यहाँ प्रतिधन स्थान। तो इन तीनों में कौन सी संधि है? इन तीनों में है यहाँ पर व्यंजन संधि। इन तीनों में कौन सी संधि है? यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? क होगा। और नियम क्या था? यदि विसर्ग से पूर्व अ हो तथा उसके बाद अ को छोड़कर अन्य स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ विसर्ग से पहले क्या है? तय के अंदर अ है, तय के टुकड़े कर लो, तय धन अ, विसर्ग से पहले अ है। इधर अ को छोड़कर अन्य स्वर आ गया, क्या आ गया? ए। इसलिए विसर्ग का क्या हो गया? यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। बिल्कुल आप लोगों के बीच में लाइव आने के लिए ही मैंने ये प्रश्नोत्तरी रखी है कि इस बहाने सब जुड़ जाएंगे, कुछ बाद में जुड़ जाएंगे, बाद में देख लेंगे। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, यह आपको बताना है। कौन सा विकल्प ऐसा है जिसके सभी शब्द आपको शुद्ध नजर आ रहे हैं? अच्छा प्रश्न है एक। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? बिल्कुल दिन भर आज आप लोगों के संदेश मिले और बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया, क्योंकि आपके संदेश जो थे वो कई हजारों में हैं। तो जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, बिल्कुल रात को रिप्लाई करूंगा सबको। और लाइव भी मैं बोल रहा हूं, आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है मेरी, और निरंतर आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता रहता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो, सब बेरोजगारी के बंधन से बाहर निकले
और अगली गुरु पूर्णिमा आप अपने अपने विद्यार्थियों के साथ अपने विद्यालयों में या कॉलेजेज में मनाएं, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना है। सदैव आप लोग प्रसन्न रहें, निश्चित रूप से आप सबको सफलता मिले। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ख नहीं भाई, देखो यहां यह अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है अमरूद, शुद्ध शब्द अमरूद होता है, रू बड़ा आएगा। यह शब्द भी अशुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध शब्द होता है तड़ित, तय हलंत होगा, ये शुद्ध होता, दोनों अशुद्ध है। यहाँ यह तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह अशुद्ध है। कृत्य कृत्य नहीं होता, कृत्य कृत्य होता है, शुद्ध शब्द यह होता है। केंद्रीयकरण नहीं होता, शुद्ध शब्द केंद्रीकरण होता है। क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। भागवत में तय हलंत नहीं होगा, शुद्ध शब्द होगा भागवत, शुद्ध शब्द क्या होगा? भागवत होगा। भस्मीभूत अशुद्ध है, निरपराध तो बिल्कुल ठीक है। भस्मीभूत शुद्ध लिखा जाएगा ऐसे, भस्मीभूत शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। ये रूप शुद्ध होंगे। और ये जिनको मैंने गोले के अंदर बंद किया है कि ये सब शब्द अशुद्ध थे, बाकी जो ये बाहर हैं ये सही है, शुद्ध है, ये शुद्ध है। यहां देखिए शिवी बिल्कुल शुद्ध, जनतांत्रिक बिल्कुल शुद्ध, द्वैवार्षिक बिल्कुल शुद्ध है। द्विवार्षिक नहीं होता, अगर ऐसे लिखा होता द्विवार्षिक लिख देते हैं कई, तो यह शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द यही होता है। जनतंत्र में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो जनतांत्रिक बनेगा, बिल्कुल सही है। और शिवी बिल्कुल शुद्ध है। तो अमरूद में रू बड़ा होगा, तड़ित होता है, तय हलंत होगा, और ड है, ड नहीं होता। उपलक्ष्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन कृत्य कृत्य नहीं होता, कृत्य कृत्य होता है। जिसने संसार में अपने सभी काम पूरे कर लिए हों उसे कहेंगे। और केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है शुद्ध शब्द। भागवत में तय हलंत नहीं होगा। और भस्मीभूत में मात्रा बड़ी की आएगी भाई यहाँ पर। और निरपराध तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जो शुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध जो हैं वो किस विकल्प में है? घ, यानी कि डी विकल्प में है। किस में है? डी विकल्प में है। ये शुद्ध रूप याद रखें। और मैंने ऑनलाइन में आपको शब्द शुद्धि का जो टॉपिक पढ़ाया है, तो कम से कम 1000 शब्दों के शुद्ध रूप लिखवा रखे। प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, पानीपत की पहली लड़ाई, बहन, सोमवार। किस विकल्प में आज मैं डांटूंगा नहीं आपको, बिल्कुल नहीं डांटूंगा। आज आप शरारत कर सकते, छोटी मोटी शरारतें होनी भी चाहिए, विद्यार्थी जीवन है। तो विद्यार्थी जीवन में अगर शरारतें नहीं है तो फिर कब करेंगे? जिम्मेदारियों के बोझ से जब लग जाएंगे तो फिर कहाँ शरारतें रहेंगी? सही बात है। देखो भाई, त्योहारों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ऐतिहासिक घटना का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, रिश्तों का नाम जातिवाचक संज्ञा होता है। बहन, देखिए ये ध्यान रखें आप, रिश्तों का नाम हमेशा क्या होगा? कोई भी रिश्ता हो, माता पिता, बहन भाई, दादा दादी, मौसा मौसी, रिश्तों का नाम हमेशा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। और त्योहारों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ये लिखवा रखा है आपको। ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वार का नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही। तो यहाँ बहन में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी। रिश्तों के नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। किस विकल्प में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञाएं तो ये सारी है, बुढ़ापा, गर्मी, मार, सामीप्य, बिल्कुल चारों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हमें ये देखना है कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में है। चरित्र भाववाचक संज्ञा है, तो किस विकल्प में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? ऑफलाइन के विद्यार्थियों ने आज बहुत अच्छे कार्यक्रम रखे थे, और मैं उनका ये प्रेम देखकर, मेरे प्रति विश्वास देखकर अभिभूत हूं। और उन्होंने जो किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। बस मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी को निराश न करूं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। जितनी मेरी क्षमता है
उतना प्रयास आप लोगों के लिए करूं, और जो मुझसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर सबको सफलता प्रदान करे। देखो, अरे भाई, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, यहां बूढ़ा शब्द देखिए, बूढ़ा और आपका प्रत्यय है। अब बूढ़ा तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है भाई। ये तो बुढ़ापा तो किससे बनी? जातिवाचक संज्ञा से बनी है। ये तो किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी है। बुढ़ापा किससे बनी? जातिवाचक संज्ञा से। अब यहां देखिए, गर्म, गर्म शब्द विशेषण है और इसमें ई प्रत्यय जुड़ा, तो ये बनी विशेषण से। गर्म शब्द क्या है? गर्म शब्द विशेषण है, तो यहां गर्मी ये किससे बनी? विशेषण से बनी। अगर मार की बात करें तो मारना क्रिया है, क्रिया का ना हटाएंगे तो बचेगा क्या? मार, हिंदी की दृष्टि से, और इसमें अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनी किससे? क्रिया से। ये किससे बनी? क्रिया से बनी है। ये किससे बनी है? क्रिया से। और अगर हम इसकी बात कर लें तो समीप, और समीप में प्रत्यय कौन सा जुड़ा? हिंदी की दृष्टि से ये प्रत्यय। अब समीप क्या है? अव्यय है, तो यानी कि सामीप्य जो बनी है वो किससे बनी है? अव्यय से बनी है। तो बुढ़ापा तो बनी किससे? जातिवाचक संज्ञा से। और गर्मी, बिल्कुल गर्म विशेषण है, तो ये विशेषण से बनी। तो आपका उत्तर यही हो गया, ये मार क्रिया से बनी है। और समीप शब्द क्या है? समीप शब्द अव्यय है, तो ये बनी है फिर किससे? अव्यय से बनी है। तो यहां जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ख होगा। सही उत्तर क्या होगा? ख हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 8 को देखें। किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है? पहले तो ये पुल्लिंग शब्द ही अशुद्ध है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पुम धन लिंग, पुम धन लिंग। और पुल्लिंग शब्द शुद्ध जो हम लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, शुद्ध शब्द यह है, यह शुद्ध है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। कैसा शब्द है ये? अशुद्ध शब्द है यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं हम कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न अच्छा है, इस अशुद्धि को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो प्रश्न यह है अच्छा है। तो अब बताइए कौन सा होगा इसमें? देखो, मूंग तो स्त्रीलिंग शब्द है। मूंग कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी भी स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे अनाजों का नाम पुल्लिंग होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मूंग शब्द अपवाद है। धातुओं का नाम भी अक्सर पुल्लिंग होता है, लेकिन चांदी क्या है? अपवाद है। हींग स्त्रीलिंग शब्द है, हींग भी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां सही उत्तर क्या होगा? केसर। सही उत्तर क्या होगा? केसर होगा। सही उत्तर केसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या, सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? 9वां प्रश्न है, सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? यह आपको बताना है। सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? तो देखते हैं किस किस का सही होता है। 4, 5, 6, 7। सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। संबोधन कारक नहीं होता। कौन सा कारक नहीं होता है? संबोधन कारक नहीं होता, सर्वनाम में नहीं होता है ना, ये ध्यान रखें। ऐसे लिख लो, इसको पूरा ही लिख लो। सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता है? सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। प्रश्न संख्या 10 देखें। सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से नहीं होता? पुरुष वचन कारक लिंग। खैर वैसे तो ज्यादा सही प्रश्न नहीं मानूंगा मैं इसको, लेकिन फिर भी चलो इन चारों में से ही छांटना पड़े तो फिर किसकी दृष्टि से नहीं होगा? आपकी शुभकामनाओं के लिए, आप के इस प्रेम के लिए, मेरे प्रति विश्वास के लिए आप सबका आभार। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमेशा आप लोगों की उम्मीद पर मैं खरा उतरूं। लिंग बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, जैसे मैं को ले ले। अब लड़की है तो क्या कह देगी? मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रही हूं। और लड़का है तो क्या कह देगा? मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। देखिए क्रिया में विकार उत्पन्न हो गया।
क्रिया में तो विकार उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन क्या मैं में कोई विकार उत्पन्न हुआ है? नहीं हुआ। लिंग की दृष्टि से कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अब नहीं हुआ, किस दृष्टि से नहीं हुआ? लिंग की दृष्टि से नहीं हुआ, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 11, किस विकल्प में प्रत्येक बोधक विशेषण है? प्रत्येक बोधक किस में है? सर आज कुछ सुना दे गुरु पूर्णिमा पर। देखो भाई, बात ऐसी है, मुझे गाना नहीं आता, बाकी तो मैं डेली क्लास में बहुत चीजें आपको सुनाता ही रहता हूं, गाना मुझे आता नहीं है। मोहन सर अच्छा गाते हैं, लेकिन वो अब जा चुके हैं, घर गए वो। मोहन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कल आपको कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। देखो, एक तो गणनावाचक हो गया, कैसा हो गया? ये तो गणनावाचक हो गया। ये तो अगर हम तीसरा की बात करें तो ये क्रमवाचक हो गया। कैसा हो गया? ये क्रमवाचक हो गया। दोनों की अगर हम बात करें तो ये तो समुदायवाचक हो गया। कैसा हो गया? समुदायवाचक हो गया। और ये है डी उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, किस विकल्प में निश्चय बोधक क्रिया है? निश्चय बोधक क्रिया किस विकल्प में है? संयुक्त क्रिया के भेद आपको पढ़ाए थे, संयुक्त क्रिया के भेद पढ़ाए थे आपको, तो बताइए कि किस विकल्प में निश्चय बोधक क्रिया है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या होगा? निश्चय बोधक क्रिया किस विकल्प में है? बताइए। हाँ, मनोज सर गाते भी अच्छा है, डांस भी अच्छा करते हैं, और मैं इन दोनों विद्याओं से वंचित हूं, दुर्भाग्य है ये मेरा। देखो, वह पढ़ने लगा, अरे काम आरंभ किया है, तो ये तो कौन सी हो गई? आरंभ बोधक हो गई। ये कौन सी हो गई? आरंभ बोधक। वह खा चुका है कि अगर हम बात करते हैं तो ये तो समाप्ति बोधक हो गई। काम खत्म, तो कौन सी हो गई? समाप्ति बोधक हो गई। वह मुश्किल से सो पाया, ये तो अवकाश बोधक हो गई। कैसी हो गई? ये अवकाश बोधक हो गई। और वह गिर पड़ा, निश्चित है कि गिर पड़ा, कोई संदेह नहीं है, तो यहां निश्चय बोधक हो गई। बिल्कुल सही है। तो यहां उत्तर कौन सा होगा? डी होगा भाई। उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर? डी होगा। आपको ये भेद पढ़ा रखे हैं सारे, और ये सब उदाहरण भी शायद लिखवा रखे हैं, ये सारे लिखवा रखे हैं, ये लिखवा रखे हैं। अच्छा गुरुदेव भाई प्रकट कृपाला, चलो देखते हैं। आज थकान भी हो रही है, नहीं तो सुबह के बैच वालों ने 1 मिनट की फुर्सत लेने दी, और नए शाम वाले बैच वालों ने भी, और बिना बताए कार्यक्रम कर दिया उन्होंने। अब उनको मना भी नहीं कर सकते थे हम। किस विकल्प में संभाव्य वर्तमान काल है? वह आता है, मोहन आया है, वह आया हो, तुमने गाया होगा। यहां भी गाने की बात हो रही है, बताओ, बताइए इसमें किस विकल्प में संभाव्य वर्तमान काल है? संभाव्य वर्तमान पूछा है। गुरुजी स्तुति सुना दीजिए, कोशिश करूंगा, थोड़ा सा रुकिए। वह आता है कि अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा काल है? इसमें तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। यहाँ तो कौन सा हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। ये तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। अगर हम बात करें कि मोहन आया है, तो ये तो पूर्ण वर्तमान काल हो गया। कौन सा हो गया? पूर्ण वर्तमान काल हो गया। वह आया हो, वह आया हो, यही आपका उत्तर हो गया, संभाव्य वर्तमान हो गया। कौन सा हो गया? संभाव्य वर्तमान हो गया। अगर हम बात करें तुमने गाया होगा, ये तो संदिग्ध भूत हो गया भाई। ये कौन सा है? संदिग्ध भूत हो गया, संदिग्ध भूत। अब आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सी होगा। उत्तर क्या होगा? सी। और मुझे बहुत खुशी है कि सबके उत्तर लगभग सही मिल रहे हैं। अच्छी बात है कि आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वेरी गुड। बिल्कुल। किस विकल्प के सभी शब्द फारसी हैं? किस विकल्प के सभी शब्द फारसी हैं, यह बताना है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या होगा? आबदार, दीवार, पैदावार, वकील, हैजा, नहर, आका, काबू, बेगम, आलपिन, चाबी, फीता। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। कुछ प्रश्न करा के रेस्ट कीजिए गुरुदेव, बीनू सरोज जी कह रही हैं। बिल्कुल आपकी बात माननी पड़ेगी। किस विकल्प के सभी शब्द फारसी हैं? पहले आपका उत्तर आ जाए फिर बताएंगे। डी बता रहे हैं? नहीं भाई,
मजा नहीं आया। आबदार, दीवार, पैदावार, ये तो अरबी शब्द हो गए सारे के सारे। कैसे हो गए? अरबी शब्द हो गए। वकील, हैजा, नहर, यही हो गया आपका उत्तर। आका, काबू, बेगम की अगर हम बात करते हैं तो ये तो तुर्की शब्द हो गए। ये कैसे शब्द हो गए? तुर्की। आलपिन, चाबी, फीता, ये तो पुर्तगाली शब्द हो गए। ये कैसे शब्द हो गए? पुर्तगाली हो गए तीनों के तीनों। ये आबदार, दीवार और पैदावार अरबी भाषा के शब्द हैं। वकील, हैजा, नहर, बिल्कुल ये फारसी हैं। यही आपका उत्तर है, फारसी पूछा है। आका, काबू, बेगम, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं मूलतः। और आलपिन, चाबी, फीता, ये पुर्तगाली शब्द हैं। तीनों के तीनों पुर्तगाली है। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ख हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ख। प्रश्न संख्या 15 देखिए। किस विकल्प में कृत प्रत्यय नहीं है? जो धातु में जुड़े वो कृत प्रत्यय, जो शब्द में जुड़े वो तद्धित प्रत्यय। तो किसमें कृत प्रत्यय नहीं है, यह आपसे पूछा। किसमें नहीं है? वकील शब्द फारसी है मूलतः, अरबी नहीं है भाई, फारसी है। अरे एक बात बताओ, वैसे ही कोर्ट कचहरी की भाषा भारत में कौन सी रही है? पहले फारसी रही है। वैसे ही आइडिया लगा लेते इसमें। तो ये मैंने आपको पता है 1000 शब्द ऑनलाइन में, आप इस बात की गवाही देंगे जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, अरबी और फारसी के 1000 शब्द, एक दो नहीं 1000 शब्द अर्थ सहित और लिखवा रखे हैं आपको। हिंदी अर्थ क्या होगा ये भी लिखवा रखा है। अगर आपने क्लासेस देखी हैं सही ढंग से व्याकरण की, तो मैंने ऑनलाइन क्लास में 1000 शब्द अरबी फारसी के आपको अर्थ सहित लिखवा रखे। तो याद करते हैं उनको। कृत प्रत्यय किसमें नहीं है, यह आपको बताना है। किसमें नहीं है? होनहार, वकील शब्द जो है ना वो किसने कह दिया? फारसी है। होनहार, ये तो होना क्रिया में जुड़ा है, यहाँ तो क्रिया में जुड़ा। यहाँ भू भी धातु है, भू भी धातु, ये भी धातु, और यहाँ होना, तो इसमें क्या करेंगे हम? हटा देंगे तो ये भी क्या बन गई? धातु बन गई। यहाँ भी धातु में जुड़ा। इसमें मृग, ये भी धातु ही है, ये भी क्या है? धातु ही है। बिल्कुल सही है, ये सही उत्तर हो जाएगा। मौन, मुनि में अ प्रत्यय जुड़ा, मुनि में अ प्रत्यय जुड़ा। मुनि है शब्द, शब्द में जुड़ा तो ये तद्धित प्रत्यय हो गया। यहाँ पर ये कैसा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। यहाँ पर विदेशी शब्द कहां से कवर करे? मैंने लिखवा रखे ना आपको सारे, 1000 शब्द लिखवा रखे हैं, कम से कम 1000 शब्द लिखवा रखे हैं। 1000 शब्द लिखवा रखे हैं आपको, उनको देखो और लिखो, याद करो, और अर्थ सहित लिखवा रखे हैं सारे। किस विकल्प में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? पहले इनका विग्रह करो, विग्रह करोगे तो सब में वही आएगा। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, पीड़ित किससे है? अकाल से पीड़ित है, हो जाएगा इस पे। तो मद से माता, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी कर्ण हो जाएगा। रण विमुख, रण से विमुख अलग हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया भाई। रण से विमुख, मैंने आपको ये बताया नहीं था कि जिस भी शब्द के अंत में हीन, जिस भी शब्द के अंत में भ्रष्ट, जिस भी शब्द के अंत में विमुख, जिस भी शब्द के अंत में च्युत, जिस भी शब्द के अंत में ये जुड़े हों, धनहीन, पथ भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, रण विमुख, कर्तव्य विमुख, पदच्युत, जिस भी शब्द के अंत में ये जुड़े हों वहां अपादान तत्पुरुष होगा। ये लिखवा रखा है ना। समास पढ़ाते समय एक ट्रिक लिखवाई थी आपको कि यदि किसी शब्द के अंत में हीन, भ्रष्ट, विमुख और च्युत शब्द जुड़े हों तो वहां अपादान तत्पुरुष होगा। तो यहाँ कौन सा हो गया? रण से विमुख हो गया, अलग हो गया रण से, तो यहाँ तो अपादान तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया? यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो गया। और नीति युक्त, इसमें तो करण है, बिल्कुल नीति से युक्त, नीति से युक्त। तो देखिए यहाँ सही उत्तर आपका कौन सा हो गया? रण विमुख हो गया। इन शब्दों को रट लो, यदि किसी शब्द के अंत में ये जुड़े हों तो वहां कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। क्लियर? प्रश्न संख्या 17 देखें। किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है?
पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, क्षत्रियाधम क्षत्रियों में अधम, सन्मार्ग सतमार्ग, मरणोत्तर मरण से उत्तर। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। सर जी आज चाय नहीं आई, चाय मैंने बिल्कुल कम कर दी है, और याद मत दिलाओ, मैं चाय को छोड़ने के मूड में हूं, बिल्कुल कम कर दी है। अब आपने याद दिला दी तो मेरी इच्छा हो गई। पुरुषों में उत्तम तो ठीक है, क्षत्रियाधम क्षत्रियों में अधम नहीं होगा भाई, गलत, में नहीं आएगा, से आएगा। इसका होगा क्षत्रिय से अधम, यह होगा इसका विग्रह, में नहीं होगा, से आएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहां उत्तर यह हो जाएगा, ख होगा, ख उत्तर होगा। महेंद्र कुमार जी आभार। आबदार, दीवार, पैदावार, वास्तव नंदन जी फारसी शब्द दे रखे हैं, दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है। फिर से देखना, फिर से देखना। एक मिनट मैं और चेक कर लेता हूं कि मैं तो गलत नहीं हूं। आबदार, दीवार, पैदावार फारसी नहीं है, अरबी शब्द है। ढंग से देखना एक बार फिर से। मैं मंगवा लूं क्या पुस्तक? मेरे पास सारी पुस्तकें रहती हैं, स्टूडियो में मैंने लाइब्रेरी बना रखी है, और एक मिनट में चेक कर लेता हूं। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखो मेरे पास सारी पुस्तकें रहती है, ये वासुदेव नंदन जी की पुस्तक है मेरे पास में, और मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हो सकता है मैं भी गलत हूं, देखिए भगवान नहीं हूं मैं। इसमें कहाँ दे रखा होगा ये टॉपिक शब्द विचार का, मैं देख लेता हूं। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। अभी तो यार इतनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है मेरी, मुझे मेरी स्मरण शक्ति पर गर्व है। अब इसमें सब ढूंढना पड़ेगा कहाँ सी है, कौन सा पेज नंबर है। पेज नंबर बता दो अगर किसी को ध्यान है, किसी के पास में पुस्तक है तो पेज नंबर बता दे मुझे। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं सब पुस्तकें रखता हूं, मेरे पास में सारी हैं। चलो मैं डाउट क्लियर करूंगा आपका। अभी देखते हैं इसमें इंडेक्स अनुक्रमणी का देख लेते हैं ना। ध्वनि, हिंदी, वर्तनी, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, शब्द रचना। 155 पेज, 155 पेज देख लेते हैं कि वासुदेव नंदन जी में ऐसा कैसे हो सकता है। शब्द रचना है, और देख लेते हैं एक बार। आबदार, दीवार, सही है भाई, उल्टा हो गया, मुझसे गलती हो गई। सही बात है आपकी, यहां सही उत्तर यह होगा, ये अरबी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, उल्टा हो गया मुझसे, सही कर लो इसको। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। आप लोग सही थे बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल मेरा ध्यान गलत रहा, उसके लिए सॉरी। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तुर्की है, ये पुर्तगाली है, बिल्कुल सही है। यहां पर इसको सही कर लेना, मेरा ध्यान गलत रहा। बिल्कुल सही है, थकान का असर है, बिल्कुल मेरा ही ध्यान गलत रहा। प्रश्न संख्या 18 देखें। यदि विसर्ग के बाद चय छय हो तो अच्छा क्या है इसमें? निम्नलिखित कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। यदि विसर्ग के बाद चय छय हो तो विसर्ग का सय, टय ठय हो तो सय, और तय थय हो तो सय हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। यदि विसर्ग के पहले इकार उकार आए और विसर्ग के बाद कै ख पै फै हो तो विसर्ग का सय हो जाता है। क्या ये बात सही है? कै ख पै फै आए, यदि ईऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो ईऊ का ईऊ दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। सत्य कथन कौन सा है इनमें से? आप छांटिए पहले एक बार। सत्य कथन केवल विकल्प एक और दो, दोनों 1, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। सत्य कथन कौन सा है? देखो टीचर भगवान नहीं होता है, अपनी बात पर अड़ना नहीं चाहिए कभी भी नहीं। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, आयोग से गलतियां होती हैं प्रश्नों बनाने में,
उत्तर सही नहीं, विकल्प सही नहीं देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से गलती हुई, मैंने उसको माना, मैं अपनी बात पर अड़ूंगा कैसे, गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं आपको। सब कुछ मुझे याद हो ये कोई जरूरी नहीं है, मेरा काम है समझाना आपको अच्छे से, न कि सब चीजें मुझे याद होनी चाहिए, सब चीजें रटे ये कोई जरूरी नहीं है। मेरा काम क्या है, समझाना है अच्छे से आप लोगों को। देखो विसर्ग के बाद चय छय हो तो विसर्ग का सय हो जाता है। अरे पुनः धन चय, तो शब्द क्या बन जाएगा, पुनः बन जाएगा कि नहीं। ये लो, विसर्ग के बाद छय हो, जैसे निहि धन छल, निहि धन छल, तो क्या बन जाएगा, निश्चल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब इसमें जगह नहीं है, कहां लिखूं मैं। टय ठय हो तो सय हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। देखो धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, विसर्ग के बाद में टय आ गया तो विसर्ग का सय हो जाएगा, क्या बन जाएगा, धनुष टंकार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, धनुष टंकार बन जाएगा। यदि विसर्ग के पहले इकार उकार आए तो विसर्ग के बाद कै ख पै फ हो तो विसर्ग का सय हो जाता है। ई या उ आए और बिल्कुल होगा, जैसे निहि धन कपट, निहि धन कपट, तो क्या बन जाएगा, निष्कपट बन जाएगा। बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। एक एक उदाहरण ले लो ना, क्या दिक्कत है। निहि धन पाप निष्पाप, निहि धन फल निष्फल। यदि ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो ई ऊ का ई ऊ दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। निहि धन रोग, विसर्ग से पहले ई है, इधर क्या आ गया, र आ गया, तो देखिए ई ऊ का ऊ दीर्घ हो जाएगा, इसको दीर्घ कर दो, विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, निरोग बन जाएगा। बिल्कुल सही है, तीनों कथन बिल्कुल सही है, तीनों कथन बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 19, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है, किसमें हुआ है, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 19, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है। सब में ही है क्या, सभी में हुआ है, डी उत्तर होगा। त्रिश धन्ना तृष्णा बिल्कुल ठीक है, तत्त धन हित तद्धित बिल्कुल ठीक है, दाव धन अलन अनल दावानल बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, प्रतिपादिक, सौहार्द, शुश्रूषा, अंतर साक्ष्य। कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध है, यह आपको बताना है, कौन सा विकल्प शुद्ध है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 20 का बताओ क्या होगा। देखो ये अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है, ये सही, और शुश्रूषा बीमार की देखभाल ये भी सही है, ये भी सही, यानी कि 2 और 3 सही है। अब 2 और 3 किस में, गय में है। अगर हम इसकी बात करें प्रतिपादिक, तो देखिए ये सही थोड़ी है, प्रतिपादिक थोड़ी होता है, प्रातिपदिक होता है, प्रातिपदिक होता है शुद्ध शब्द, और अंतर साक्ष्य नहीं होता, अंत साक्ष्य होता है, अंत साक्ष्य होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हुआ अपना, गय हुआ। विस्मयादि बोधक चयन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। चाय आ गई, चाय के लिए भी स्वागत है आपका, आपने चाय के लिए कहा, बताइए। अरे थोड़े बहुत तो करवाऊं। हाँ प्रातिपदिक होता है, बिल्कुल सही है। बताओ, विस्मयादि बोधक चयन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। आह्लादक सूचक शब्दों एवं पदों के अंत में इसका प्रयोग होता है। अपने से बड़े को सादर संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अपने से छोटे के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। असत्य कथन कौन सा है, यह आपको बताना है। असत्य कथन कौन सा है। आह्लादक सूचक शब्दों एवं पदों के अंत में इसका प्रयोग होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अपने से बड़े को सादर संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है, वहां इसे संबोधन चयन कह देंगे। अपने से छोटे के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, ये बात भी सही है।
इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तीनों बातें सही है। तो इनमें से कोई नहीं, कोई सी भी बात इनमें से असत्य नहीं है, सब सत्य है, कोई बात असत्य नहीं है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक, बताइए। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, कौन सा होगा? ये तो सबका सही होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें तो। अरे इसमें आप भला, आप भला, मैं खुद भला हूं तो फिर मेरे लिए सारा संसार भला है, खुद के लिए प्रयोग हो रहा है भाई, निजवाचक होगा। यहां जो आप है वो क्या होगा? निजवाचक होगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23 देखें। जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम उस अविकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। क्या दोनों कथन सही है? क्या दोनों गलत हैं या एक सही एक गलत है? बताइए। बताओ। देखो, जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये बात तो है सही। सर्वनाम उस अविकारी शब्द को कहते हैं। अरे एक बात बताओ, सर्वनाम अविकारी शब्द है क्या? सर्वनाम तो विकारी शब्द है, सर्वनाम अविकारी शब्द थोड़ी ही है। सर्वनाम का रूपांतर कारक के आधार पर होता है ना? नहीं होता? पुरुष के आधार पर होता है ना? वचन के आधार पर होता है ना? देखो, एक वचन है तो मैं, बहुवचन है तो क्या हो गया? हम। नहीं हो गए? तो जब मैं का हम हो रहा है, मैं का मेरा हो रहा है, तो अविकारी कहां रहा? विकारी रहा। तो ये अविकारी शब्द जो है वो गड़बड़ है यहाँ पर। अगर विकारी शब्द होता यहां पर तो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, ये बात फिर सही हो जाती। अगर यहां इस उपसर्ग को हटा दे तो ये कथन सही हो जाए, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। कहां है ऐसा विकल्प? सी है इसमें। कौन सा होगा? सी, सी होगा। सर्वनाम विकारी होता है, जैसे एक वचन में मैं है, बहुवचन में हम हो गया। कारक के आधार पर देखिए, मैं से मेरा हो गया तो विकारी हुआ ना। गांव के चुनावी माहौल का 10-15 आदमी पूरा आनंद ले रहे थे। वाक्य में कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? चलो ये बताओ, पढ़ लो इस वाक्य को सही ढंग से, बताइए। गांव के चुनावी माहौल का 10-15 आदमी पूरा आनंद ले रहे थे। वाक्य में कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक एवं निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक। पहले तो ये देखो कि इसमें विशेषण कहां कहां है, तो देखते हैं। देखो, विशेषण है एक तो चुनावी, एक ये हो गया 10-15 आदमी पूरा आनंद ले रहे थे। अब बताइए कि इसमें कौन सा होगा? गांव के चुनावी माहौल का 10-15 आदमी, और एक ये भी तो हो गया ना, पूरा आनंद ले रहे थे, तो चुनावी तो हो गया आपके गुणवाचक। 10-15, 10 या 15, 10 से लेकर 15 के बीच में है भाई, फिक्स नहीं है कि 10 ही हैं, 15 हैं, नहीं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। और पूरा यह हो गया परिमाणवाचक। तो यहां डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प होगा। इसमें विशेषण कौन कौन से हैं? चुनावी, माहौल कैसा है? चुनावी, गुणवाचक हो गया। कितने आदमी थे? 10-15, तो मतलब न तो फिक्स 10 है न फिक्स 15 है, अनिश्चित है भाई, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। और पूरा देखिए, आनंद अगणनीय संज्ञा है, इसलिए ये परिमाणवाचक होगा, तो ये परिमाणवाचक हो गया। तो 3 हो गए ना इसमें, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। प्रश्न संख्या 25, कौन सा कथन असत्य है?
सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जैसे सर्वनाम। विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के अनुरूप होते हैं। उत्तमावस्था में विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित न होकर सीधे व्यक्त होता है। कौन सा कथन असत्य है, बताइए इसमें कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है, यह आपको बताना है। देखो, चलो पहले आप उत्तर दो, उत्तर दीजिए पहले आप उत्तर दो। सी, सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जैसे सर्वनाम, बिल्कुल सही बात है। विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के अनुरूप होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अरे जैसे अच्छा व्यक्ति, अच्छी पुस्तक और अच्छे आदमी, बहुवचन है तो हो गया सब चेंज। उत्तमावस्था में विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित न होकर सीधे व्यक्त होता है, जी नहीं। उत्तमावस्था में कैसे? मूलावस्था में तुलना नहीं होती, उत्तरावस्था में दो से तुलना होती है, और उत्तमावस्था में तो भाई दो से अधिक से तुलना होती है। तो मूलावस्था अगर यहां लिख दे तो फिर ये सही हो जाता। यहां सही क्या होना चाहिए था, मूलावस्था या मूल अवस्था। मूल अवस्था में जो है वो तुलना नहीं होती, तो यहां सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, कौन सा विकल्प रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? वह कक्षा में शांतिपूर्वक बैठा है, आप मेरे सामने बैठ जाओ, वह रमेश के पास बहुत ज्यादा बैठता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है, यह आपको बताना है। हाँ, उत्तरावस्था में और उत्तमावस्था में तुलना होती है। उत्तरावस्था में दो से तुलना, उत्तमावस्था में दो से अधिक से तुलना, और मूलावस्था में सीधे व्यक्त होता है, किसी तुलना नहीं होती। कौन सा विकल्प रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर बताइए, कौन सा है, यह आपको बताना है। चलो बताओ। कैसे? अरे मैंने आपको पढ़ाते समय ही बताया था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को ज्ञात करने का सीधा सा तरीका है, क्रिया से प्रश्न कर लो कैसे। कैसे बैठा है? शांतिपूर्वक। ये लो, यही हो गया आपका। आप मेरे सामने बैठ जाओ, सामने क्या है? अगर हम सामने की बात करेंगे, मेरे सामने, तो ये तो संबंधवाचक हो गया भाई। कौन सा हो गया? संबंध बोधक हो गया, ये तो संबंध बोधक हो गया। वह रमेश के पास बहुत ज्यादा बैठता है, ये तो कौन सा हो गया? सीधा सीधा नजर नहीं आ रहा है क्या? परिमाण बोधक हो गया। ये कौन सा हो गया? परिमाण बोधक हो गया, ये परिमाण बोधक हो गया। कैसे का उत्तर रीतिवाचक। ठीक है, डी नहीं होगा, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 27, कौन सा कथन सत्य है? हिंदी में क्रिया धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती है। क्रिया धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? हिंदी में क्रिया धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अरे देखो, क्रिया धातुओं से तो बनती है, ठीक है, मान लिया। जैसे हो से होना, हो धातु है, इससे होना, ये धातु से बन गई। संज्ञा से नहीं बनती क्या? लज्जा से लजाना नहीं बनी, जैसे लज्जा शब्द है, तो क्या इससे क्रिया नहीं बन जाएगी? लजाना, लज्जा भाववाचक संज्ञा, लजाना क्रिया हो गई, बिल्कुल है। विशेषण से भी बन सकती है, जैसे गर्म विशेषण है और इससे बन जाएगी गर्माना। और सर्वनाम से भी बन सकती है, जैसे अपना, अपना सर्वनाम है, इससे बन जाएगी अपनाना। ये बात तो बिल्कुल सही है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है, बिल्कुल सही है। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, ये बात भी सही है। मतलब यहाँ तो सभी सत्य हैं। कौन सा कथन सत्य है? सारे सत्य, सबके सब सत्य हैं, कोई असत्य नहीं है। हाँ, हाथ
से हथियाना बन जाएगी, हाथ संज्ञा, और उससे हथियाना बन जाएगी, बात से बतियाना बन जाएगी। बिल्कुल सही है, तो सभी सत्य है भाई। प्रश्न संख्या 28, किस विकल्प में अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है? किसमें है? प्रश्न संख्या 28 को देखिए, अन उपसर्ग से निर्मित शब्द किस विकल्प में है? अन उपसर्ग से निर्मित शब्द किस विकल्प में है, यह आपको बताना है। अनस्तित्व, अनावश्यक, अनगिनत, अनुर्वर। विकल्प 2 और 4, विकल्प 1, 2 और 4। देखो एक काम करो ना, अन्न यह पूछा है, यह अन्न है तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग है। पहले तो एक चीज ध्यान रखें आप, यह अन्न तत्सम उपसर्ग है, और यह अन्न न पूरा हो तो ये तद्भव उपसर्ग है। ये कैसा है? तद्भव उपसर्ग है। ये कौन सा है? तद्भव। अब देख लो इनको, देखो इसको देखें तो अन्न धन अस्तित्व, बिल्कुल इसमें तो है, अन्न धन अस्तित्व है। इसको अगर देखें तो अन्न धन आवश्यक, अन्न धन आवश्यक, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसको अगर देखें तो अन्न धन उर्वर, अन्न धन उर्वर, ये भी सही है। इसको देखिए अन्न धन गिनत, यहाँ तद्भव वाला हो गया अन्न धन गिनत, और यहाँ न हलंत वाला नहीं है। अब देखो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा ख विकल्प होगा। कौन सा होगा? ख होगा, बिल्कुल ख विकल्प होगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 28, कौन सा कथन सत्य है? रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक एवं योगरूढ़। सभी योगरूढ़ शब्द यौगिक होते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कौन सा कथन सत्य है? ये सब चीजें आपको देखिए, ये सत्य कथन याद रखा करो, सीधी सीधी परिभाषाएं हैं और सीधे सीधे कथन है। सत्य कथन मतलब बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। 29 का सही उत्तर क्या होगा? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, रूढ़, जो उपसर्ग प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बने, विशेष अर्थ में प्रचलित नहीं हो तो यौगिक। जैसे रूढ़ शब्द तो हमने ले लिया, जैसे ले लिया हमने रात्रि शब्द ले लिया, टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े करेंगे तो किसी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द जैसे हमने ले लिया सुपुत्र, सु अच्छा है जो पुत्र, और योग रूढ़ ले लिया जैसे जलज। अब इन दोनों में अंतर क्या है? यह किसी विशेष अर्थ में प्रचलित नहीं होता और यह किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गया, इसका विशेष अर्थ कमल है। सभी योगरूढ़ शब्द यौगिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये भी यौगिक है, बाद में योगरूढ़ हुआ, बिल्कुल। जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही। सारे कथन सत्य हैं, सारे कथन यहाँ पर सत्य हैं। ये प्रश्नोत्तरी मेरी बनाई हुई नहीं है, ये पूरी की पूरी मनोज सर की बनाई हुई है, मैं केवल इसे हल करवा रहा हूं। व्याकरण के प्रश्न वो ही बनाते हैं। संज्ञा से बने विशेषण शब्द हैं, संज्ञा से बने विशेषण शब्द छांटने हैं। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर बताइए। देखो कौन सा किससे बना है, इसमें मूल शब्द तालु है और बल है। इसमें प्रथम है मूल शब्द और संस्कृति है, संस्कृति, तो ये विशेषण से बना है यहाँ पर प्राथमिक। इसमें मेधा शब्द है एक तो, और एक धीर शब्द है, धीर विशेषण है, यह विशेषण धैर्य भाववाचक संज्ञा है। धीर वह व्यक्ति धीर गंभीर है, अब धीर है तो मतलब विशेषण है, नहीं कहते हम धीर गंभीर है। धीरोदात्त नायक पढ़ा होगा, धीरोदत्त नायक पढ़ा होगा, तो यहां पर यह विशेषण हो गया, यहां पर यह विशेषण हो गया। अगर यहां देखें तो ये लघु और लोक से बना, चलो लोक तो संज्ञा है लेकिन लघु तो विशेषण है ना, ये विशेषण है, ये विशेषण है। और यहां तालु भी संज्ञा और बल भी संज्ञा, तालु भी संज्ञा और बल भी संज्ञा, तो फिर यहां कौन सा हो गया? यह हो गया क उत्तर हो गया।
ये क्यों नहीं हुआ? यहां प्रथम शब्द विशेषण आ गया, संस्कृति संज्ञा है, ठीक है। यहां मेधा संज्ञा है, लेकिन धीर क्या हो गया? विशेषण। यहां लघु विशेषण है और लोक क्या है? संज्ञा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 31, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित, निर्जन नहीं है, जन जहां, प्रादि बहुव्रीहि, सपरिवार परिवार के साथ है जो, तुल्योग्य बहुव्रीहि, वेरी गुड। चतुरानन चार हैं आनन जिसके, समानाधिकरण बहुव्रीहि। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, व्यतिहार बहुव्रीहि, यानी बहुव्रीहि समास के भेद कर दिए, ठीक है, चलो अच्छी बात है। कौन सा सही सुमेलित है यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है यह आपको बताना है, तो बताइए। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा इसका? ब, डी, पी, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। मुझे प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है। सही है क्या प्रश्न? सही सुमेलित नहीं है, ऐसा होता तो यहां व्यतिहार होगा क्या, या फिर यहां वेधीकरण बहुव्रीहि होगा? वेधीकरण बहुव्रीहि, खैर ऐसे प्रश्न आने लग गए, अब नेट में इसी तरह का प्रश्न आया है। ये प्रश्न जो है ना, ये सही, इसको देखो, प्रश्न को ऐसे करो, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इसको ऐसे कर लेंगे हम, तो फिर उत्तर डी हो जाएगा यहां पर, और इसमें वेधीकरण बहुव्रीहि हो जाएगा। यहां पर इसको ऐड करें कि नहीं है, ऐसे करें इसको। सी ऑप्शन कैसे होगा? 3 सही है, बिल्कुल सही बात है, कठिन तो खैर नहीं है। इसको ऐसे कर लो, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो फिर ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहां वेधीकरण बहुव्रीहि है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उसके मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत्य प्रत्यय कहते और उनके योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते। कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। सही उत्तर क्या होगा? डी, 32 में। व्याकरण में 3 बार पढ़ा रखा है अच्छे से, दोनों गलत हैं। क्रिया धातु के अंत में जो होते हैं प्रत्यय वो कृत कहलाते, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और निर्मित शब्द कहलाते हैं कृदंत, निर्मित शब्द कृदंत कहलाते। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत नहीं कहलाते। कैसे कहलाते? तद्धित, उल्टा कर दिया है यहाँ पर, तद्धित कहलाते हैं और निर्मित शब्द तद्धितांत कहलाते हैं, ये लिखवा रखा है आपको, यानी कि दोनों गलत हो गए। दोनों गलत का विकल्प है क्या? है, होगा। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, यहाँ पर दोनों बातें गलत। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कृत कहलाते और निर्मित शब्द कृदंत कहलाते। अगर यहां देखें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत नहीं कहलाते, तद्धित कहलाते, और निर्मित शब्द तद्धितांत कहलाते। निर्मित शब्द क्या कहलाते? तद्धितांत। दोनों गलत थे यहाँ पर, दोनों गलत। अच्छा जी, अब इसके बाद में एक ऐड है। आज गुरु पूर्णिमा है
और बहुत सारे विद्यार्थी गरीब होते हैं, महंगे कोर्स नहीं खरीद सकते। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऑनलाइन के सभी कोर्सेज पर आज और कल विशेष छूट है। बिहार टीजीटी पीजीटी रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज दोनों 2599 रुपए में। बिहार टीजीटी पीजीटी रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच और फास्ट रिवीजन और टेस्ट सीरीज 3199 रुपए। आधी फीस कर दी है। यूपी टीजीटी पीजीटी फास्ट रिवीजन बैच केवल कोई लेना चाहे 2199, और यूपी टीजीटी पीजीटी रिकॉर्डेड बैच और लाइव दोनों मिले, डबल कोर्स मिले, चाहे रिकॉर्डेड देखो चाहे लाइव, तो 4199। ऑल इन वन कोर्स की फीस जो 7999 कर दी है, जो 13999 थी, लगभग आधी फीस हो गई है। एलटी ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। मेरा ये मानना है कि अगस्त के लास्ट तक यूपी में एलटी ग्रेड की भर्ती आ जानी चाहिए। 4199 रुपए में है, जिसमें सारा कोर्स एक साथ भी मिल जाएगा और लाइव भी क्लासेस मिलेगी, प्रश्नोत्तरी भी इसी में शामिल है। टेस्ट सीरीज मात्र 299 रुपए। नेट जेआरएफ की 10,000 फीस है और अभी जो है वो 6,599 रुपए। नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल प्रत्येक रचना बोर्ड पर पढ़ाई जाएगी। प्रत्येक रचना की एक एक पंक्ति, जैसे उपन्यास है तो पूरा उपन्यास पढ़ाया जाएगा, एक एक पंक्ति, उसमें कौन कौन सी गीत है, उनका क्रम, पंक्तियों का क्रम, कौन सा कथन किसका है, पहले उसकी समीक्षा, एक एक पंक्ति बोर्ड पर पढ़ाई जाएगी। पद्य रचनाएं भी, गद्य रचनाएं भी, जितनी भी शामिल हैं, एक एक रचना बोर्ड पर पढ़ाई जाएगी। प्रत्येक रचना पर 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी भी होगी। तो देखिए, नेट का पाठ्यक्रम लंबा है, महाभारत है, तो ये कोई ज्यादा शुल्क नहीं है, एक एक चीज हम बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 6,999। अब की बार यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ये ध्यान रखें, लिखना भी पड़ेगा आपको, तो उस हिसाब से ही तैयारी करवाएंगे। 6,999। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 4,999, पूरा कोर्स एक साथ मिल जाएगा, लाइव क्लासेज भी मिलेंगी। स्कूल व्याख्याता 4,999 रुपए, और आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम होना है अब, तो देखिए इसकी फीस हमने बिल्कुल कम कर दी है, 2199 रुपए, जिसमें शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण, गद्य साहित्य कंप्लीट होगा इसमें। ठीक है, बाकी ये कोर्सेज हैं। तो आज और कल 2 दिनों के लिए विशेष छूट है, तो स्वागत है। अगर आप हिंदी संसार से जुड़ना चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो ये 2 अनमोल पुस्तकें आपके लिए हैं। एक तो काव्य शास्त्र की, जिसमें रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष, शब्द शक्ति, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, मार्क्सवाद आदि सब हैं। 28 में से 25 प्रश्न आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में ज्यों के त्यों देखने को मिले थे इस पुस्तक से, उदाहरण भी बाहर नहीं गया कोई। और व्याकरण का प्रश्न तो बाहर जाने की संभावना ही नहीं थी। व्याकरण की पुस्तक की एक विशेषता है कि प्रत्येक टॉपिक के बाद में अभ्यास प्रश्नोत्तर भी दिए हुए हैं, कम से कम 100 अभ्यास प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नोत्तर भी दिए हुए हैं। ये दोनों पुस्तकें बिल्कुल नवीनतम संस्करण उपलब्ध है, अन्य किसी माध्यम से न ले। जैसे आप किसी दूसरे माध्यम से मंगवाते हैं, पुरानी बुक भेज देगा आपके पास, या फिर नकली बुक आ जाएगी जिसमें पेज पूरे नहीं होंगे। हमसे मंगवाएं, कैसे मिलेगी? डेमो देखना है इनका, डेमो पीडीएफ देखनी है, बिल्कुल आपको भेजेंगे। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें तो बिल्कुल डेमो पीडीएफ हम भेज देंगे। दोनों पुस्तकों के आप डेमो पीडीएफ देख सकते हैं। ये जो पुस्तक है, इसमें वासुदेव नंदन, कामता प्रसाद गुरु, बाबूराम सक्सेना, उदय नारायण तिवारी सब हैं इसमें। मैंने इसमें प्रत्येक टॉपिक के बाद स्मरणीय बिंदु और दे रखे कि कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा, वासुदेव नंदन जी ने क्या कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा, बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा, उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा। प्रत्येक टॉपिक के बाद में स्मरणीय बिंदु दे रखे। किसी भी पुस्तक में 450 से कम पेज नहीं है। व्याकरण के सारे टॉपिक है इसमें, पत्र लेखन, गद्यांश आदि सब कुछ है इसमें, पल्लवन आदि सब है इसमें। और कुछ काव्य शास्त्र के टॉपिक भी हमने इसमें दे दिए, रस, छंद, अलंकार के और शब्द शक्ति के भी दे दिए हैं इसमें। और इसमें तो शब्द शक्ति के 200 प्लस उदाहरण हैं। आरपीएससी सहायक आचार्य जैसे एग्जाम में शब्द शक्ति का एक भी उदाहरण इस पुस्तक से बाहर नहीं गया था। और जो भारतीय काव्य शास्त्र है, ये पुस्तक भी डिस्क्रिप्टिव है, तो कोई प्रश्न बाहर नहीं गया था। अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख सकेंगे। 1-2 टॉपिक हम भेज देंगे, तो उनको पढ़कर देखना आप कि किस लेवल से ये लिखी गई है।
ये दोनों पुस्तकें कोचिंग में उपलब्ध रहेंगी, कोचिंग में उपलब्ध होंगी 16 या 17 तारीख से। ऑनलाइन आप मंगवाना चाहते हैं तो घर पर स्टॉक है, हम वहां से भिजवा देंगे। अन्य किसी माध्यम से न लें, आपको पुरानी पुस्तक मिल सकती है, अभी नया संस्करण आया है दोनों पुस्तकों का, तो अन्य किसी माध्यम से न लें। ठीक है, कल देखें क्या आप, बाकी के प्रश्न जो हैं वो कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको निश्चित रूप से सफलता प्रदान करें। अगली गुरु पूर्णिमा आप सभी विद्यार्थीगण अपने अपने विद्यार्थियों के साथ में मनाएं, अपने विद्यालयों में, अपने कॉलेज में। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, आप सबको सदैव प्रसन्न रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।